हेलो फ्रेंड्स। आज फास्फोरस के लेक्चर 3 पे काम करेंगे। कंक्लूड करेंगे आज फास्फोरस के टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस की प्रिपरेशन का मेथड देखते हैं। इस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस। इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टेम्परेचर जनरेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि P4O10 इज द एनहाइड्राइड ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जो P4O10 है वो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। P4O10 इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इन प्योर स्टेट it is orderless. P4O10 is a strong dehydrating agent. P4O10 H3PO4 का एनहाइड्राइड है। मतलब P4O10 की अगर आप एक्सेस वाटर से रिएक्शन करा दें, हॉट वाटर से रिएक्शन करा दें, तो H3PO4 बन जाए, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे डी पाई पी पाई। मतलब फास्फोरस का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो P4O10 जो है वो H3PO4 का एनहाइड्राइड है। तो अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सपोज H3PO4 से कराते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के H3PO4 से कराएंगे तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस बनेगा। तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस और साथ में 6 वाटर, कैल्शियम फॉस्फेट बने। तो कैल्शियम फॉस्फेट है, इसको फास्फोराइड बोलते हैं। फास्फोराइड या फिर बोन एश बोलते हैं। फास्फोराइड या बोन एश। तो इट इज प्रेजेंट इन फॉस्फेट रॉक, फॉस्फेटिक रॉक। चट्टानों में ये पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, फास्फोराइड। तो यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एनहाइड्राइड ले लें CaO,
और उसका एनहाइड्राइड लेंगे P4O10, तो इन दोनों की रिएक्शन से भी कैल्शियम फॉस्फेट ही बनेगी। ठीक है, तो अभी तक तो कोई आपके सामने इशू नहीं आया, केवल एक ही बात समझी हमने कि P4O10 एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और प्योर स्टेट में ऑर्डरलेस है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, और P4O10 की हॉट वाटर से रिएक्शन कराने पर फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। अब ये जो सिलिका है SiO2, सिलिका इज ए थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पॉलीमरिक giant molecule in which each silicon is tetrahedrally bonded to four oxygen atoms, and each oxygen is bonded to two Si atoms. SiO2 जो है वो थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन के साथ चार ऑक्सीजन कनेक्टेड रहते हैं और प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ दो सिलिकॉन कनेक्टेड रहते हैं। जब इसका हम लोग इनफाइनाइट नेटवर्क बनाएंगे, SiO O O O, फिर O के साथ SiO, ये Si, ये Si, सिलिकॉन O, सिलिकॉन, सिलिकॉन O, ये O, ये O, इधर बॉन्डिंग, इधर सिलिकॉन, इधर O, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये इनफाइनाइट थ्री डायमेंशनल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो सिलिका इज ए हाई मेल्टिंग सॉलिड, हाई मेल्टिंग सॉलिड भाई, क्योंकि इसका जायंट स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रत्येक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन SiO2 each silicon and oxygen is sp3 hybridized, और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की वजह से ये हाई मेल्टिंग सॉलिड है। और क्योंकि कार्बन परिवार का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जिस तरह से CO2 इज एसिडिक, तो SiO2 इज आल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड। तो अगर CO2 की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और दिस इज प्रेजेंट इन एग शेल, दिस इज प्रेजेंट इन एग शेल। तो एग का शेल है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, यही मार्बल होता है, मार्बल यही होता है, किसी को लाइमस्टोन बोलते हैं, यही चॉक में प्रेजेंट होता है। और SiO2 के साथ भी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होके कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। ये कुछ बातें आपने जानी जिसके आधार पे हम फास्फोरस का मैन्युफैक्चर का जो इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस है उसको इजीली समझ पाएंगे।
तो आपने एक चीज देखी कि SiO2 इज लेस volatile, P4O10 is relatively more volatile, क्योंकि SiO2 का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जायंट है, पॉलीमरिक है, इनफाइनाइट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। P4O10 का डेफिनेट स्ट्रक्चर है। SiO2 has infinite 3D polymeric structure, while P4O10 has finite structure। हाँ तो है इसका भी 3D। तो P4O10 का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो P4O10 का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से। ये P4O10 का स्ट्रक्चर। तो इन P4O10 each phosphorus is bonded to 4 oxygen atom। P4O10 में प्रत्येक फास्फोरस 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सिलिका में भी प्रत्येक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अगर हम कहें कि इन सिलिका X% of O atoms are attached with 2 Si atoms। In P4O10, Y% of oxygen atoms are attached with 2 phosphorus atoms। तो आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। X और Y की वैल्यू बतानी है। यहाँ X तो 100% होगा। अब जो Y है, तो Y निकालने के लिए आप देखिए टोटल 10 ऑक्सीजन है। 10 में से 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो एक ही फास्फोरस से कनेक्टेड है, लेकिन 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो 2 फास्फोरस से कनेक्टेड है। इसका मतलब Y की वैल्यू जो है वो 60 हो गई, क्योंकि 10 में से 6 ऑक्सीजन कनेक्टेड है 2 फास्फोरस। तो X और Y की वैल्यू, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। P4O10 का स्ट्रक्चर आप देखिए। अब हम लोग को ये पता होता है, एक रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, जैसे NaCl की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो इसमें NaHSO4 और HCl बनता है। और अक्सर हम लोग यहाँ हीट करते हैं, HCl इज ए गैस और H2SO4 इज ए लिक्विड। H2SO4 being less volatile और HCl गैस being more volatile। एक रूल है और केमिकल रिएक्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, a less volatile substance can displace more volatile substance from its form। जो लेस वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देगा। तो H2SO4 क्योंकि लेस वोलेटाइल है तो हम लोग NaCl को मान सकते हैं, NaOH और HCl का कॉम्बिनेशन। तो H2SO4 जो कि लेस वोलेटाइल है उसने मोर वोलेटाइल को उसके सॉल्ट में से हटा दिया।
इसी तरह से एक एग्जाम्पल है KClO3 की रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ करें, तो हम सब जानते हैं कि आयोडीन सॉलिड स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो आयोडीन जो है लेस वोलेटाइल है, और ये इसमें से Cl2 को हटा देगा। क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस हीट कर रहे हैं, तो क्लोरीन गैस इज मोर वोलेटाइल। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये रिएक्शन, कि अगर हम कैल्शियम फॉस्फेट को सिलिका के साथ हीट करते हैं लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और P2O5 का मिक्सचर है। या अगर इसको हम लोग ट्वाइस कर दें तो 6CaO और P4O10 का मिक्सचर। और जो P4O10 है, P4O10 जो है वो लेस वोलेटाइल, सॉरी मोर वोलेटाइल। P4O10 इज मोर वोलेटाइल। जैसे यहाँ पे HCl जो है मोर वोलेटाइल, तो लेस वोलेटाइल सब्सटेंस जो है मोर वोलेटाइल को उसके, जैसे यहाँ पे Cl2 जो है, Cl2 इज मोर वोलेटाइल, तो लेस वोलेटाइल सब्सटेंस जो है मोर वोलेटाइल को उसके सॉल्ट में से हटा सकता है। तो SiO2 जो है वो लेस वोलेटाइल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट P4O10 से बहुत ज्यादा है, तभी तो इतना टेम्परेचर लेना पड़ रहा है, क्योंकि P4O10 को भी हटाना आसान नहीं है, क्योंकि P4O10 भी अपने आप में एक अच्छा खासा सॉलिड है, अच्छा खासा नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। लेकिन इतना टेम्परेचर जब मेंटेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें तो 6 CO है तो 6 SiO2 चाहिए होंगे, तो 6 कैल्शियम सिलिकेट और साथ में बन जाएगा P4O10, P4O10। और फिर P4O10 को हम रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कार्बन के साथ जब हीट करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर्स मिलेंगी, मतलब गैस मिलेगी, और P4 की वेपर्स मिलेगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग फास्फोराइट से फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बोन ऐश से फास्फोरस को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये 10 लिखा हुआ है, और ये कार्बन है कोक के साथ, कोक कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, कोक कोयला, तो कोयले के साथ हीट कर रहे हैं। तो अक्सर कार्बन का जब हम लोग रिड्यूसिंग एक्शन देखते हैं तो अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ कंबाइंड ऑक्सीजन है इसलिए CO2 ना निकाल के CO गैस निकल गई। तो अब हम लोग इसमें वो रिएक्शन लिख सकते हैं, फास्फोरस की जो मैन्युफैक्चरिंग है कैसे देखिए करेंगे। ए मिक्सचर ऑफ फास्फोराइड, जिसको हम लोग बोन ऐश कहते हैं, सिलिका एंड कोक, is heated in an electric furnace. P4 vapors along with PO gas are formed, which are passed into the P4
condenses and CO escape। इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस में ये काम करते हैं हम लोग, फास्फोराइड और सिलिका और कोक के मिक्सचर को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम फास्फेट, जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोराइड, फास्फोराइड और साथ में सिलिका SiO2, बालू का यही फार्मूला होता है, साथ में कोक और इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस जो हमें इतना टेम्परेचर इस मिक्सचर के लिए प्रोवाइड करा देती है। तो इसको हम लोग कर देते हैं ट्वाइस, इसको कर देते हैं 6 और इसको कर देते हैं 10। आपको मैंने रिएक्शन समझाई थी कि SiO2 being less volatile displaces more volatile P4O10, तो 6 कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, क्योंकि SiO2 भी एसिडिक ऑक्साइड है, वो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, P4O10 को डिस्प्लेस कर देगा और P4O10 को कार्बन रिड्यूस कर देगा P4 में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, P4 की वेपर्स बनेगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और फिर इन वेपर्स को अलॉन्ग विद CO गैस, क्योंकि वेपर्स के साथ CO गैस भी है, हम लोग जब पानी में पास कराएंगे तो P4 वहां पे कंडेंस हो जाएगा। तो P4 वेपर प्लस CO गैस, इसको हम लोगों ने कोल्ड वाटर में डाल दिया, तो CO गैस जो है वो escape कर जाएगी और P4 वाइट कंडेंस फॉर्म इज ऑब्टेन। इस तरह से हम लोग व्हाइट फास्फोरस को फास्फोराइट से ऑब्टेन कर लेते हैं। एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि ये व्हाइट फास्फोरस को बनाने का जो मॉडर्न मेथड है इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस से, इसमें कैल्शियम सिलिकेट साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। उसके पीछे की जो कहानी थी मैंने आपको समझाई, एसिड बेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपने समझा, एग शेल में कौन सा केमिकल मौजूद होता है, सिलिका का स्ट्रक्चर जान लिया आपने, तो सिलिका का स्ट्रक्चर देखिए, सिलिका का स्ट्रक्चर तो अब देखिए हमारे पास एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस ए प्लस को 1500 डिग्री सेल्सियस, इसमें वेपर्स ऑफ बी गैस सी और प्लस सॉल्ट डी, बी आर कंडेंस्ड इन वाटर फॉर्म व्हाइट सॉलिड। अब हम लोग बी जो कि व्हाइट सॉलिड है उसको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ
CO2 गैस। तो उसमें एक गैस E बन रही है, साथ में एक सॉल्ट F1। ये सारे अननोन हम लोग को पता करने हैं, और इसमें एक दो बातें और मेंशन करूंगा मैं। बी वाइट को अगर हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, inert atmosphere for about 7 days in presence of I2 as catalyst, तो हम लोग को रेड सॉलिड H मिल जाता है। और इसको जब हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन गैस X मिलती है, और साथ में एक एसिड मिलता है I। उस एसिड I को जब हम लोग अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो एक येलो प्रेसिपिटेट पी मिलता है, और साथ में एक सॉल्ट एस मिलता है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बी वाइट को अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करें लगभग 7 दिन के लिए इन प्रेजेंस ऑफ I2 एज कैटलिस्ट, तो उसमें एक रेड सॉलिड H मिल जाता है, और उस H को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट किया तो रेडिश ब्राउन गैस X, साथ में एसिड I, और एसिड आई को अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3, तो एक येलो प्रेसिपिटेट पी और साथ में सॉल्ट एस मिला। सॉल्ट एस को अगर हीट कर दें तो एक गैस वाई मिलती है, और जब उस गैस वाई को हम लोग बी वाइट के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जे मिलता है, साथ में गैस जेड मिलती है। जब गैस वाई को बी वाइट के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं तो उसमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जे मिल रहा है, साथ में गैस जेड मिल रही है। इस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जे की जब कोल्ड वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो हम लोग को एक एसिड
के मिल रहा है, इसकी एटॉमिसिटी N1, और ये जो येलो प्रेसिपिटेट है इसकी एटॉमिसिटी N2। जो डी वाइट है इसकी एटॉमिसिटी N3। गैस ई की एटॉमिसिटी N4। ये जो गैस जेड है इसको हम लोग जब एल्युमिनियम के साथ हीट करते हैं एक सॉलिड टी मिलता है, और इस सॉलिड टी का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो गैस यू मिलती है। तो हम लोग देखिए एटॉमिसिटी कहाँ तक मेंशन कर चुके हैं, N3 तक, बल्कि N4 तक मेंशन कर चुके हैं। तो गैस यू की जो एटॉमिसिटी है वो N5। और जब इस गैस यू को कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में पास कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है एल, विच कैन डिसॉल्व सेलुलोज, जो सेलुलोज को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिग्मा आई एन आई, और आई की वैल्यू 1 to 5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई एन आई, आई इज इक्वल टू 1 to 5। एक बार क्वेश्चन पूरा फिर से देखें। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि व्हाइट फास्फोरस को अगर हमें रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करना है
तो उसमें एक तरीका ये होता है कि हम लोग व्हाइट फास्फोरस को लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और आयोडीन को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करें, और लगभग एक हफ्ते का समय लगता है तो वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें याद करना है कि कैसे हम व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाइट को रेड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? जो हम लोग के सिलेबस के हिसाब से तरीका है कि लगभग 300 पर हीट करेंगे, कभी कभी टेम्परेचर 250 भी लिखा होता है, 250 से 300 के दरमियान हीट करेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर में। मतलब एयर की जगह हम कोल गैस ले आएंगे या CO2 ले आएंगे, और I2 जो है कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और हम जब उसको लगभग एक हफ्ते के लिए हीट करेंगे तो रेड वैरायटी में कन्वर्ट हो। अब रेड और व्हाइट फास्फोरस में कुछ डिफरेंसेस हैं कि रेड फास्फोरस जो है वो पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रेड फास्फोरस जो है नॉन पॉइजनस है। रेड फास्फोरस जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर हम रेड फास्फोरस को सबलाइन करा दें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आल्दो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। रेड फास्फोरस से एक ऐसी फॉर्म है फास्फोरस की जिसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली नोन नहीं है, क्योंकि रेड फास्फोरस को हम लोग क्रिस्टलाइन वैरायटी नहीं मानते। रेड फास्फोरस के एमॉर्फस नेचर को हम लोग मानते हैं कि रेड फास्फोरस एमॉर्फस फॉर्म है, मतलब फास्फोरस की प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस एक ऐसा फॉर्म है फास्फोरस का जिसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली नोन नहीं है। तो रेड फास्फोरस के बारे में तमाम चीजें हैं। एक तो ये कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है रेड फास्फोरस का। और रेड फास्फोरस की जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है। रेड फास्फोरस की डेंसिटी वेरिएबल है, क्योंकि किस तरीके से रेड फास्फोरस आपने ऑब्टेन किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो रेड फास्फोरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी लिख दूंगा कि इसकी डेंसिटी वेरिएबल है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, और रेड फास्फोरस की डेंसिटी अगर कही जाए तो व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा है। रेड फास्फोरस का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, रेड फास्फोरस में बॉन्ड एंगल जो है व्हाइट की तुलना में ज्यादा होगा, लगभग 101 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है रेड फास्फोरस अप्रोक्सीमेटली। जो क्योंकि रेड फास्फोरस जो एक तरह से कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन और एमार्फस फॉर्म का मिक्सचर होता है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी डिस्कशन में। तो बस हमें कुछ बातें उसके बारे में समझनी है। और एक चीज ये याद रखनी है इसमें कि जो व्हाइट फास्फोरस है वो एल्कली से रिएक्शन कर लेगा। जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस ही पीला पड़ जाता है, व्हाइट या येलो। व्हाइट फास्फोरस ऑन स्टैंडिंग इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट becomes yellow due to formation of red variety on its surface। तो व्हाइट का स्लोली रेड वैरायटी में कन्वर्जन होता रहता है, तो जिससे वो येलो अपीयर होता है। तो P4 अगर व्हाइट येलो है तो उसकी रिएक्शन अगर हम एल्कली से कराते हैं, और कंसंट्रेटेड एल्कली अक्सर लिया जाता है, कंसंट्रेटेड एल्कली, और इस रिएक्शन को भी हम लोग इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 कराते हैं। कई बार ये मेंशन होता है, कई बार नहीं मेंशन होता है। तो इसमें फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। तो disproportionation of phosphorus takes place। disproportionation of phosphorus takes place। और इसमें क्या क्या बनेगा? फॉस्फीन गैस बनेगी और H2PO2 माइनस, जिसका नाम है हाइपोफॉस्फाइड आयन, हाइपोफॉस्फाइड आयन। और ये है फॉस्फीन गैस। जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये -3 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो राइट साइड से हम एन फैक्टर देखेंगे, इसका जो एन फैक्टर है, इसका जो एन फैक्टर है वो आएगा -3 से 0 3 आएगा, और इसका जो एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 3। तो फास्फोरस हो गया 4, नेगेटिव चार्ज 3 हो गया, 3 कर दिया, और O देखिए वहां पे 6 है तो 3 वाटर कर दिए, इक्वेशन बैलेंस हो। अब इस रिएक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी रिएक्शन में फॉस्फीन बनेगी तो साथ में P2H4 भी बनता है। Whenever phosphine is formed in a reaction, it catches fire spontaneously। Although phosphine जो है itself is non-inflammable, मतलब phosphine खुद जो है spontaneously ज्वलनशील नहीं है। phosphine इतनी ज्वलनशील नहीं है। जो जब भी phosphine बनती है किसी रिएक्शन में तो आग लग जाती है।
तो जब फॉस्फीन स्पॉन्टेनियसली ज्वलनशील नहीं है तो आग क्यों लग जाती है? इसका कारण यह है कि फॉस्फीन के साथ साथ जो है P2H4 ही बनता है, और P2H4 इज हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील है। उसी की वजह से वो आग पकड़ लेती है, धुआं उठता है, और उसमें रिंग्स ऑफ स्मोक बनती है, धुएं के छल्ले बनते हैं, उनको बोलते हैं वॉर्टेक्स रिंग्स। और इसीलिए जो है हम लोग स्मोक स्क्रीन्स में यही वाला फिनोमेना अप्लाई करते हैं। मतलब अगर कहीं पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो, कहीं पर हमें हाइड करना हो कोई मिशन अपना, तो हम लोग धुआं किस तरह से छोड़ दें ताकि दुश्मन को हम लोग नजर ना आए, तो वहां पे इस तरह के फिनोमेना को यूज करते हैं स्मोक स्क्रीन्स में फास्फीन का एप्लीकेशन। तो फास्फीन का एक और एप्लीकेशन है जो मैं बताऊंगा होल में सिग्नल में, वहां भी यही वाला मसला है कि जब भी फास्फीन बनेगी इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। तो लिखते हैं whenever phosphine is formed in a reaction, it catches fire and rings of smoke are formed, known as vortex rings। तो जब भी फास्फीन बनेगी इस धुएं के छल्ले जो है ये उठेंगे, rings of smoke are formed known as vortex rings। Although PH3 itself is not spontaneously inflammable, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। एक्चुअली कुछ लोग इन की वजह से समझ लेते हैं कि अज्वलनशील है, फ्लेमेबल वर्ड यूज करते हैं आजकल कुछ लोग, फ्लेमेबल वर्ड यूज करते हैं। हालांकि पुराना वर्ड इसका इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील का, लेकिन इन से एक गलतफहमी पैदा होती है कि अज्वलनशील, अज्वलनशील कहना होगा तो नॉन इनफ्लेमेबल कहना होगा। तो स्पॉन्टेनियसली, although phosphine itself is not spontaneously inflammable, but whenever PH3 is formed, some P2H4 is also formed। जो PH3 है कुछ हद तक P2H4 में भी कन्वर्ट हो जाता है, और जो P2H4 है वो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल है या स्पॉन्टेनियसली इनफ्लेमेबल। मतलब फ्लेमेबल कहो इनफ्लेमेबल कहो एक ही बात है। पुराने इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनफ्लेमेबल वर्ड यूज करते हैं, तो मेरी आदत इनफ्लेमेबल बोलने की है। तो P2H4 अत्यंत ज्वलनशील है, P2H4 इज spontaneously spontaneously inflammable। तो P2H4 के बनने की वजह से ही वो धुएं के छल्ले बनते हैं, तो एयर के साथ रिएक्शन होके यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, पहले तो P2O5 बना दीजिए। P2O5 अगर बनाएंगे तो साथ में 2 वाटर बना दीजिए। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो ऐसे बैलेंस ना करें, इस तरीके से बैलेंस ना करें, ये भी 5 यहाँ से हटा दें, ऐसे बैलेंस ना करें इसको, प्लस वाटर लिख दें। तो यहाँ देखिए H+1 है तो ये -2 है, और यहाँ पे +5, इसका जो एन फैक्टर है वो -2 से 5 हो गया, 7 दूनी 14 है, और ये 0 से -2, इसका एन फैक्टर जो है वो 4, यानी 4 14, 4 14 का मतलब हो गया 2 और 7, यानी 2P2O5 और 4 दूनी 8, 4 वाट, तो 5 10 4 14, इक्वेशन देखिए बैलेंस है। लेकिन अभी हम फाइनल इक्वेशन ये नहीं लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन कुछ और लिखेंगे हम, क्योंकि जो P2O5 है
कि वाटर से रिएक्शन होगी ट्वाइस HPO3 बन जाए। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? ट्वाइस P2H4 प्लस 7O2, तो 2P2 प्लस 2 वाटर यानी 4HPO3 प्लस 2 वाटर। ये तो मैंने 4 4 8 ये इक्वेशन बैलेंस आएगी। ये इक्वेशन को लिख दी और ये रिएक्शन जो है इसमें पर्याप्त हीट निकलती है और उसी वजह से जो है धुएं के छल्ले बनते हैं। तो आग लग जाती है जब भी फास्फीन बनेगी, आग लग जाएगी। तो स्मोक स्क्रीन, तो फास्फीन इज यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन। तो फास्फीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे। तो एक बार उस सवाल में हम लोग फिर से आते हैं, फिर से एक बार सवाल को ध्यान से देखते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन ए के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ फ्लो 1500 डिग्री सेल्सियस, वेपर साथ भी बनी, साथ में गैस सी और सॉल्ट डी बी को वाटर में कंडेंस किया टू फॉर्म व्हाइट सॉलिड। वही व्हाइट बी को जब फॉर्म किया हीट के एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गैस, तो गैस ई बनी, साथ में सॉल्ट है। गैस ई की एटॉमिसिटी N4 है। और फिर हम लोगों ने बी वाइट को 300 पर हीट किया इनर्ट एटमॉस्फेयर में लगभग 7 दिनों के लिए इन प्रेजेंस ऑफ H2S कैटलिस्ट, तो रेड सॉलिड H बना, उसकी फॉर्म HNO3 से रिएक्शन करें। तो रेड फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस की तुलना में कम रिएक्टिव है। अगर हम लोग बात करें रेड फास्फोरस की, तो रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस does not react with alkali to produce phosphine. Red phosphorus is non-poisonous, non-poisonous, non-toxic, while white phosphorus is poisonous and toxic. The vapors of white phosphorus, if inhaled, the vapors of white phosphorus, if inhaled, necrosis, necrosis of bones, especially of jaw and nose. Necrosis of bones occur. एक्चुअली नेक्रोसिस का मतलब होता है कि किसी बॉडी सेल या बॉडी के टिश्यू का मर जाना, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। तो बॉडी के सेल का या बॉडी के टिश्यू का डिस्ट्रॉय हो जाना नेक्रोसिस। एक तरह से कहीं भी कहीं इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में सेल या टिश्यू जो है वो मर जाते हैं या समझ लीजिए बेकार हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन आगे फैलता भी चला जाता है। तो नेक्रोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बायोलॉजिकल सेल्स में। तो बोन्स जो है, क्योंकि आप जब वेपर्स इनहेल करोगे तो मुंह और नाक का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मुंह का मतलब जबड़ा जो है, जबड़ा और नाक, तो इन दो यहाँ की जो हड्डियां हैं तो उन हड्डियों में नेक्रोसिस हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से जो हड्डियों के रिलेटेड सेल्स और टिश्यूज हैं वो बर्न हो जाएंगे और इसको हम लोग फॉसी जॉ बोलते हैं, फॉसी जॉ। तो व्हाइट फास्फोरस की जो वेपर्स हैं वो हजार्डस हैं। व्हाइट फास्फोरस एक केमिकल वेपन के रूप में भी
यूज किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस जो है बम्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस जो है वो इग्निशन टेम्परेचर लो होने की वजह से तुरंत आग पकड़ लेता है। और ये नेक्रोसिस ऑफ बोन्स भी व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड है। तो रेड फास्फोरस जो है वो स्टेबल वैरायटी है, लेकिन स्टेबल का ये मतलब नहीं है कि रेड फास्फोरस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। रेड फास्फोरस की कॉन्क HNO3 की रिएक्शन हो जाती है। तो हम लोगों ने HNO3 में पढ़ा था CBI पीएस। और जब CBI पीएस की रिएक्शन कॉन्क HNO3 से कराते हैं, सीबीआई का पुलिस स्टेशन सीबीआई का पुलिस स्टेशन, ये 5 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनकी रिएक्शन कॉन्क HNO3 से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई का पुलिस स्टेशन कार्बन, बोरॉन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर को हम एसिड भी लिख सकते हैं, बोरॉन को B12 भी लिख सकते हैं। तो जब कॉन्क HNO3 का रिएक्शन कराते हैं तो इनके एक एसिड्स बनते हैं और NO2 गैस तो निकलती है। NO2 गैस निकलती है जिसका कलर जो है रेडिश ब्राउन, कलर की गैस प्रोड्यूस होती है। और सल्फर के केस में बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस केस में बनेगा फास्फोरिक एसिड। ये जो फास्फोरस है, यहाँ पे ये फास्फोरस व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। हाँ, व्हाइट फास्फोरस पे रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी, रेड फास्फोरस थोड़ी स्लो होगी। और आयोडीन के केस में आयोडिक एसिड बनाएंगे, और बोरॉन के केस में आर्थोबोरिक एसिड बनाएंगे। कार्बन के केस में H2CO3 बनना चाहिए, लेकिन H2CO3 में से वाटर निकल के CO2 बन जाएगा। तो आर्थोफास्फोरिक एसिड बनेगा जब हम फास्फोरस की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करें। तो रेड फास्फोरस की रिएक्शन अगर कॉन्क HNO3 से कराई जाए तो आर्थोफास्फोरिक एसिड बन जाता है। तो ये सीबीआई पीएस में हम लोगों ने पढ़ा था। नाइट्रोजन के डिस्कशन के दौरान, नाइट्रोजन फैमिली के डिस्कशन के दौरान N2, NO, N2, अमोनिया या नाइट्रोजन हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, जितना भी डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा था पी ब्लॉक के स्टार्टिंग में नाइट्रोजन फैमिली में, वहां पे ये रिएक्शन डिस्कस हुई थी। NO2 इज ए रेडिश ब्राउन कलर्ड पैरामैग्नेटिक गैस। अब एक आपको टेस्ट बताया गया था, टेस्ट फॉर फॉस्फेट आयन। ये हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था। जब हम लोग फास्फोरस का डिटेक्शन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वहां पे फॉस्फेट का टेस्ट का जिक्र हुआ था, डिटेक्शन एस्टिमेशन वाले चैप्टर में भी। और वैसे भी हमने आपको बताया हुआ है फॉस्फेट का टेस्ट कि हम लोग क्या करते हैं, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिटेक्शन एस्टिमेशन के चैप्टर में आती है। वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस का जब हम लोग डिटेक्शन करते हैं, वहां पे रिएक्शन आती है। और ये रिएक्शन जेईई मेंस में भी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो मॉलिब्डेनम है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो सोचो यामी लग की जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन तक रे आ रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी बद्दू हो गई। तो इस तरह से आपको याद कराया गया था। और देखिए मॉलिब्डेनम कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 6B का है। आल्दो एनसीईआरटी में बी की जगह ए लिख रखा है, तो ये नया IUPAC कन्वेंशन आया, ये पुराने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। आल्दो मॉडर्न कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बी को ए कर दिया गया और ए को बी कर दिया गया। और वैसे इसको कहेंगे ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 14, ये 15, सॉरी ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, ये ग्रुप नंबर लिखे गए हैं। जो दूसरा कन्वेंशन है 1 से 18 तक वाला जो कन्वेंशन है,
तो इस तरह से आपने फार्मूला पढ़ा है सोडियम क्रोमेट का, NaCrO4। ये सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। ऐसे ही अमोनियम मॉलिब्डेट का फार्मूला आप ये लिख सकते हैं कि अमोनियम मॉलिब्डेट का फार्मूला, अमोनियम मॉलिब्डेट। और इसको हम लोग मान सकते हैं, ये देखा जाए तो अमोनियम का ऑक्साइड है और MoO3। और ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स में जब ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होती है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर। इसीलिए इसने बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया हुआ है। ये हम लोग BF ब्लॉक में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में, आज लोग पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ये जो रिएक्शन है इसको जब हम लोग करेंगे तो होता क्या है कि HNO3 क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो MoO3 को हटा देगा, अमोनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके बना लेगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड भी MoO3 को हटाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड जो है, स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को उसके सॉल्ट में से हटा देगा, तो बन जाएगा अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर 3 चौके 12 या 3 चौके 12, 12 MoO3 साथ में रहेंगे। बस इसी का येलो प्रेसिपिटेट आता है, इसी का येलो प्रेसिपिटेट आता है। ये रिएक्शन आपको ध्यान आ गई होगी, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। इस रिएक्शन में अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट बनता है, इसका नाम है अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्योंकि 12 MO है, इसको हम लोग लिखेंगे 12, यहाँ लिख देंगे 12। जैसे ही इसको 12 किया तो अमोनियम हो गए 24। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, तो इधर हम लोग कर देंगे, जब 3 यहाँ है और उधर 24 है, इधर 21 कर देंगे। इधर 21 नाइट्रेट हो गए, तो इधर हम लोग 21 HNO3 कर देंगे। और अब अगर हम लोग वाटर देखेंगे कितने आएंगे, तो 21 का उल्टा जो है वो 12 होता है, तो 12 वाटर कर दिया। आप देखोगे इक्वेशन बैलेंस हो। तो ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HNO3 येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट है, एक बार इसको फिर से याद रखें, जब हम लोग फॉस्फेट आयन को कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ मिक्स करते हैं और उसमें ये रिएजेंट डालते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट का, तो येलो प्रेसिपिटेट आता है, येलो प्रेसिपिटेट आएगा। और उसका फार्मूला होगा NH4 का होल थ्राइस PO4 का 12MoO3। इसको इस तरह याद रखना है कि आपने इसको मान लिया अमोनियम का ऑक्साइड और MoO3, ऐसे मान लीजिए इसको। और इसकी वजह से ये H3PO4 में कन्वर्ट हो गया और H3PO4 ने इसे रिएक्शन करके ये बना लिया और साथ में 3 चौके 12 MoO3 लगा दी। और क्योंकि नाइट्रेट भी है तो साथ में अमोनियम का नाइट्रेट ही बनेगा। और हमें पता है कि अमोनियम के नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो लाफिंग गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके हीटिंग इफेक्ट बताया था, जितने वाटर निकल सकते निकाल दो, लाफिंग गैस प्रोड्यूस, N2। तो ये येलो प्रेसिपिटेट का फार्मूला है जो बहुत अच्छे से याद रखना है, NH4 का ऑल्ट्राइज PO4 का 12MoO3। इस फार्मूले को हम लोग लिखने के लिए एक काम और कर सकते हैं, NH4 का होल थ्राइस MO12 PO40, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला इस तरह भी लिख के आता है, NH4 का होल थ्राइस MO12 PO12 3 36 और 4 40। इस तरीके से भी हम येलो प्रेसिपिटेट का फार्मूला लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि व्हेन आर्थो फास्फोरिक एसिड
is treated with ammonium molybdate in presence of concentrated HNO3, a yellow precipitate of formula NH4 का whole X MO12 POY is formed. Calculate the value of product of X and Y. तो जिसको याद होगा वो तुरंत इसको आंसर निकाल देगा। NH4 का होल थ्राइस MO12 PO40, MO12 PO40। तो X कितना है 3 है, Y है 40, तो आंसर आ जाएगा 120। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी वजह यह है क्योंकि डिटेक्शन एस्टिमेशन के टॉपिक में भी फास्फोरस का डिटेक्शन करते समय ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन के नजरिए से नहीं, येलो प्रेसिपिटेट हमने पीपीपी लिख दिया, पीपीटी लिखना चाहिए। अब हम लोग ये देखें कि जब व्हाइट फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस को अगर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं या हीट करते हैं, या इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा होगा, तो इसमें P4O10 बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी। अब हम लोग उस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार उस सवाल पे पहुंचते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसमें जो ए है, ए रहा होगा SiO2, ये ए रहा होगा, ये आंसर ए रहा होगा SiO2। वेपर्स ऑफ बी, बी रहा होगा P4। और गैस सी क्या है? गैस सी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और सॉल्ट डी क्या है? कैल्शियम सिलिकेट है। ये रिएक्शन हम लोग को अच्छे से पता है, फास्फोराइड की यानी बोन एच की सिलिका प्लस कोक के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में लगभग 1500 पर हीट करेंगे तो फास्फोरस की वेपर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कैल्शियम सिलिकेट। अब P4 की रिएक्शन जब हम लोग कंसंट्रेट एलिमेंट से कराएंगे तो गैस निकलेगी फॉस्फीन और साथ में सॉल्ट बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो N4 की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। N4 की वैल्यू हो गई 4 क्योंकि फॉस्फीन की जो एटॉमिसिटी है वो 4 है, तो N4 की वैल्यू 4 हो गई। अब ये जो P4 है इसकी N3 की वैल्यू भी 4 हो गई, N4 भी 4 हो गया। तो हम लोग आंसर लिखते चले, N3 बराबर N4 बराबर 4। और रेड सॉलिड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि कंपलसरी स्ट्रक्चर है। तब ये हम लोग उसकी जो क्रिस्टलाइन वैरायटी है उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। वास्तव में वो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन का मिक्सचर होता है। और ये जो एंगल है ये होता है 108 डिग्री। ये रेड फास्फोरस
पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो रेड फास्फोरस हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। रेड फास्फोरस हैज वेरिएबल डेंसिटी। अगर डेंसिटी इसकी व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा होगी, लेकिन वेरिएबल डेंसिटी, कोई फिक्स नहीं है इसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है। रेड फास्फोरस हैज प्रॉपर्टी ऑफ सबलिमेशन। रेड फास्फोरस को अगर हम लोग सब्लाइम कर दें एंड वेपर आर कंडेंस्ड इनटू वाटर, तो हम लोग को व्हाइट फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड। व्हाइट फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड। और रेड फास्फोरस को अगर हम लोग एक सील्ड ट्यूब में हीट कर दें 803 केल्विन पर, तो इसमें अल्फा फास्फोरस मिल जाएगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। अगर आप 803 में से 273 घटाएंगे, देखिए कितना आएगा। 3 में 3 के 3 हो, 10 में 7 के 3, 7 में 2 के 5। अगर हम इसको 530 जगह 531 डिग्री सेल्सियस लिख लें, तो 135, ये पी माने देखिए 5 हो गया, बी से हम कहेंगे 3 और अल्फा को हम मान लेंगे 1। ऐसे याद रख सकते हैं आप, 531, तो लगभग 530 को 531 मान लिया। तो पी माने फास्फोरस मतलब 5, और बी में आप देखिए, बी में ये 3 ब्लैक में, और अल्फा मतलब 1, बीटा मतलब 2, तो ये 135, यानी उसका उल्टा कर दो 531 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और ये मेटेलिक फास्फोरस है, दिस इज मेटेलिक फास्फोरस। इट हैज ग्रेफाइट लाइक, नॉट बीटा ब्लैक फास्फोरस हैज ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। अल्फा ब्लैक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। एक बार फिर से हम लोग उसी सवाल के सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। अब ये जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रेड फास्फोरस को ट्रीट करेंगे, तो रेडिश ब्राउन गैस कौन सी निकलेगी? NO2। और एसिड कौन सा बनेगा? H3PO4। और H3PO4 को अमोनियम मॉलिब्डेट कॉन्क HNO3। तो येलो प्रेसिपिटेट की जो एटॉमिसिटी है, इसका फार्मूला देखिए क्या है। NH4 का होल थ्राइस, MO12 PO14, यानी 40, 41, 41 और 12, 41 तो 43, 10, 53, 53 और 5 3 15, 53 और 15 हो गया 68, 68। N2 की वैल्यू 68 आ गई। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 40, 12, 52, 53 और 4 1 5 3 15, 53 और 15 हो गया 53, 15 68, तो N2 हो गया 68। अब देख लेते हैं यहाँ पे S क्या है। S देखिए साथ में बनेगा अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे, तो गैस बनेगी N2O, S अमोनियम नाइट्रेट। N2O को जब व्हाइट फास्फोरस से हीट करेंगे, ये बन जाएगा P4O10 J, और साथ में गैस जेट कौन सी होगी? N2। एल्यूमिनियम के साथ हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा, नाइट्राइड।
मेटल की नाइट्रोजन रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्राइट सॉलिड थी, और जब नाइट्राइट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, तो N5 की वैल्यू भी 4 हो गई, और अमोनिया कॉपर सल्फेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी CnH3 का होल 4 SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं श्विट्जर्स रिएजेंट। तो N3 की जो N5 की वैल्यू थी जो है वो 4 आ जाएगी, और ये वाइट P4O10 की जब कोल्ड वाटर से कराएंगे, कोल्ड वाटर से आप याद करिए P4O10 का स्ट्रक्चर, तो हम बनाते थे HPO3 का होल 4, यानी जो N1 की वैल्यू आ जाएगी 3 1 4 1 5 को 20 आ जाएगी N1 की वैल्यू। P4O10 की कोल्ड वाटर से बनाते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लेकिन जब मैकेनिज्म लिखोगे तो HPO3 का होल 4 बनेगा। तो HPO3 मतलब 3 1 4 1 5, और उसका 4 गुना तो 20, N1 हो गया 20, तो N1 20 हो गया, N5 4 हो गया, और N2 कितना हो गया 68 हो गया, N2 हो गया 68, और N1 हो गया 20, N5 हो गया 4। चेक कर लीजिए N1 कितना 20 है कि नहीं, N1 20 है, N5 जो है 4 है, और N2 जो है वो 68 है। अब हम लोग को वैल्यू निकालनी है, तो N1 20 है, N2 68 है, तो 20 प्लस 68 इंटू 2, 60 दूनी 120, 60 दूनी 16 136, प्लस N3 N4 N5, N3 N4 N5 तीनों 4 4 4 है, तो 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया 16 12 28, 28 और 40, 16 12 28 और 40 हो गया 68, 68 और 136, तो 136 और 64 अगर होता तो 200 हो जाता, तो 204 आंसर आ गया, आंसर आ गया 204। 12 16 28, 28 और 40 68, 68 और 6 74, 74 और 130 हो गया 204, आंसर 204। तो इस तरह से आपने काफी इंफॉर्मेशन इसमें ऑब्टेन कर ली है। अब अमोनिया और फास्फीन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। देखिए जिस तरह से नाइट्राइट की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, ये कहलाता है नाइट्राइट। वैसे ही अगर हम लोग फास्फाइड की रिएक्शन वाटर से करा दें तो इसमें बनेगा फॉस्फीन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अमोनिया जो है गिव्स लिटमस टेस्ट, CH3 does not give litmus test, does not give litmus test। फास्फीन जो है वो लिटमस टेस्ट नहीं देती है, इसीलिए लोग फास्फीन को न्यूट्रल बोलेंगे, अमोनिया को एल्कलाइन या बेसिक बोलेंगे। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर व्हाइल फास्फीन इज न्यूट्रल। अगर हम लोग एल्युमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन पानी से कराते हैं तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बना दें। अगर इसी रिएक्शन में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दें, तो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों से रिएक्शन कर जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा और अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो सल्फेट कितने हो गए 4, इक्वेशन देखिएगा बैलेंस हो। इसी तरह से अगर हम लोग एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पानी से रिएक्शन कराते हैं
तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और फॉस्फीन बनाएंगे। और जब हम लोग एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, एल्यूमिनियम का तो सल्फेट बनेगा, लेकिन फॉस्फीन फॉस्फीन के रूप में ही रहेगी। इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन आएगी। यानी फॉस्फीन इतना कम बेसिक है कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन उसकी नहीं हो पा रही। तो फॉस्फीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटमस टेस्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटमस टेस्ट, फॉस्फीन इज न्यूट्रल। अब अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के सेंस में देखें तो आपको पता होगा कि अमोनिया में जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, और जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री। अमोनिया में जो लोन पेयर है इज इन sp3 ऑर्बिटल। फॉस्फीन में, फॉस्फीन में अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 93.5 डिग्री, यानी विच इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री। तो अगर हम लोग फॉस्फीन, आर्सीन और हिस्टडीन में बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, मतलब क्लोज टू 90। एग्जैक्ट एंगल याद करने की नीड नहीं है, क्लोज टू 90। जब क्लोज टू 90 है इसका मतलब है कि इन फॉस्फीन द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज आ रहा है, 90 के क्लोज आ रहा है मतलब प्योर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। Since the bond angle in phosphine is close to 90 degree, therefore therefore we can conclude that the three pH bonds are formed by three three mutually perpendicular pure p orbitals, px, py, pz. Therefore, we can conclude that the three pH bonds are formed by the overlapping between three mutually perpendicular pure p orbitals px, py, pz and pure s orbital of three hydrogen, pure s orbitals of three H atoms. यानी फॉस्फीन में जब हम लोग P का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s2 3p3, तो 3s2 3p3, ये 3p3, और हम लोग इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर इज इन ऑलमोस्ट प्योर एस. ऑर्बिटल।
और हमें पता है कि s ऑर्बिटल हैज नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, s ऑर्बिटल हैज नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। sp3 ऑर्बिटल ड्यू टू 75% p कैरेक्टर हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो ये ड्रैगो रूल से हम लोग को पता लगा कि जब हम लोग ग्रुप फिफ्थ और ग्रुप सिक्स में ग्रुप पे ऊपर से नीचे जाते हैं तो पहले एलिमेंट के बाद जो अदर एलिमेंट्स हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी जो है कम होती जाती है। जैसे ग्रुप अगर 15 की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, निक्टोजन फैमिली की बात करें, तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी इस मतलब ऊपर से नीचे आएंगे। तो नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो उनकी ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग की टेंडेंसी कम हो गई और इस वजह से प्योर ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। जैसे वाटर से H2S से H2SC से H2T आए तो H2S में बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, जबकि वाटर में बॉन्ड एंगल क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट। तो वाटर में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में है, लेकिन H2S में जो सल्फर के लोन पेयर है वो ऑलमोस्ट प्योर s ऑर्बिटल में है, या s और p ऑर्बिटल अलग अलग, एक s एक p। तो बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 होता जाएगा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप 15 में और ग्रुप 16। तो ये ड्रैगोस रूल कहलाता है, जिसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि अमोनिया में जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में है और sp3 में डायरेक्शनल कैरेक्टर है, और फॉस्फीन का लोन पेयर ऑलमोस्ट प्योर s ऑर्बिटल में है। तो फॉस्फीन इज लेस बेसिक बिकॉज लोन पेयर is present in non-directional s orbital. Ammonia is more basic because lone pair is present in directional sp3 orbital। यानी प्रोटॉन लेने की जो टेंडेंसी है, अमोनिया की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर है लोन पेयर में, लोन पेयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो प्रोटॉन को आसानी से अप्रोच करने को मिलेगी। लेकिन फॉस्फीन में लोन पेयर जो है डिलोक्लाइज्ड है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के प्रति उसके अंदर एफिनिटी कम है, तो फॉस्फीन लेस बेसिक हो गया। क्योंकि एस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो लोन पेयर डिलोक्लाइज्ड है, डिलोक्लाइज्ड है तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। और यही वजह भी है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी अमोनिया लिगेंड का काम करता है, और इसी को बोलते हैं शुटजर्स रिएजेंट। अमोनिया में कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है, लेकिन वही रिएक्शन जब हम लोग फॉस्फीन के साथ कराएंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स न बन के सिंपली एक्सचेंज रिएक्शन होगी और CU3P2 का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। इसी तरह से अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं तो इसमें टॉलरेंस रिएजेंट बन जाता है, अमोनिया की कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की वजह से। लेकिन अगर हम लोग AgNO3 की रिएक्शन फॉस्फीन से कराएंगे तो Ag3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो अमोनिया और फॉस्फीन में एक फर्क आप ये भी देख रहे हो कि अमोनिया में कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है और फॉस्फीन में लिगेंड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी कम है।
मतलब जनरली आप देखोगे फॉस्फीन एज ए लिगेंड आपको नहीं मिलेगा कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, ट्राइफेनिल फॉस्फीन मिलता है, क्योंकि ट्राइफेनिल फॉस्फीन इसलिए एज ए लिगेंड बिहेव कर सकता है क्योंकि जो फेनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह वो काम करने लगता है। लेकिन जो फॉस्फीन है तो जनरली आप देखोगे एज ए लिगेंड आपको नहीं मिलेगा कॉम्प्लेक्सेस में, लेकिन अमोनिया एज ए लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में यूजुअली मिलता है। द लिगेंड behaving tendency or complex forming tendency of ammonia is much greater than that of phosphine, क्योंकि अमोनिया का लोन पेयर डायरेक्शनल कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल में है, फॉस्फीन का लोन पेयर डायरेक्शनल कैरेक्टर में नहीं है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए डायरेक्शनल कैरेक्टर वाला ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अमोनिया के लोन पेयर में डायरेक्शनल कैरेक्टर है, जबकि फास्फीन के लोन पेयर में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए फास्फीन की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ अमोनिया इज मच लार्जर देन दैट ऑफ फास्फीन। रीजन वही है कि इन अमोनिया the lone pair is present in sp3 orbital which is having directional character। रीजन क्या लिखेंगे? इन अमोनिया the lone pair is present in sp3 orbital which is having directional character। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनते हैं, तभी तो पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स। और इन फॉस्फीन a lone pair is present in almost pure s orbital which is non-directional। तो आप देखिए कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया फॉस्फीन से कराई, तो अमोनिया के केस में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन फॉस्फीन के केस में क्यूप्रिक फॉस्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है। सिल्वर नाइट्रेट की अमोनिया से तो टॉलरेंस रिएजेंट बन रहा है, टॉलरेंस रिएजेंट। और फॉस्फीन से करा रहे हैं तो Ag3P का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो अमोनिया और फॉस्फीन में एक फर्क ये भी है कि अमोनिया है पंजेंट ऑर्डर, अमोनिया है पंजेंट ऑर्डर, while phosphine has smell like rotten fish। While phosphine has smell like rotten fish, ammonia is less poisonous, phosphine is poisonous। phosphine poisonous गैस है, जबकि अमोनिया poisonous गैस नहीं, phosphine से poisonous गैस। तो अगर हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन पानी से करा दें तो बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 फॉस्फीन। और आपको बताया गया था जब भी फॉस्फीन बनेगी तो साथ में whenever phosphine is formed, whenever phosphine is formed, P2H4 is also formed, and therefore it
catches fire as soon as phosphine is formed. जैसे ही बबल्स जो फॉस्फीन के बबल्स जो है वो बाहर आएंगे तो P2H4 की वजह से आग लग जाती है। और इसका हम लोग यूज करते हैं होल्मी सिग्नल। होल्मी सिग्नल तो CaC2 plus Ca3P2, this mixture is called होल्मी सिग्नल। इसको हम लोग होल्मी सिग्नल बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये है कैल्शियम कार्बाइड और ये है कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर को होल्मी सिग्नल बोलते हैं। इस सिग्नल का यूज देखिए कहाँ करते हैं, पुराने जमाने में जब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होती थी, कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर डिवाइसेस नहीं होती थी, तो समुद्र में अगर कोई शिप भटक गया है तो उसको कैसे हम प्रॉपर डायरेक्शन दें कि तुम्हें यहाँ आना है, उसको हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बताएं कि तुम यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द सेफ प्लेस फॉर यू। अगर कोई समुद्र में जहाज में, समुद्री जहाज में कोई भटक गया, इधर उधर चला गया और हमें उसको गाइड करना है कि नहीं तुम इधर आ जाओ, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाओ, तो समय मोबाइल फोन्स वगैरह टेक्नोलॉजी तो विकसित हुई नहीं थी पुराने जमाने में, तो उस समय इसी मिक्सचर का हम लोग एज ए सिग्नल यूज करते थे। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, तो इन ए बोट द सॉलिड मिक्सचर इज प्रेजेंट, टू होल्स आर मेड in the boat and it is thrown into water, thrown into sea water. Water enters in the boat through the holes and following chemical reactions takes place. Holmes signal किसी समुद्री जहाज को जो भटक गया है उसको गाइड करने के लिए, उसको बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, उसको दिशा दिखाने के लिए हम एक नाव में, एक बोट में मिक्सचर डाल देते हैं, उस बोट में पियर्स कर देते हैं, उसको छेद कर देते हैं, तो होल कर देते हैं या कुछ ज्यादा होल्स कर देते होंगे जैसा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो उसमें होल्स के थ्रू पानी एंट्री करेगा। जब पानी एंट्री करेगा कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कैल्शियम फॉस्फाइड की जब पानी से रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में फॉस्फीन गैस बनेगी, और कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में एसिटिलीन गैस बनेगी। तो फॉस्फीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन, फायर इज due to formation of phosphine, some P2H4 is also formed, which catches fire, and the burning acetylene gas produces light. मैंने कैल्शियम फॉस्फेट इसलिए लिया ताकि फॉस्फीन बने, फॉस्फीन बनेगी तो साथ में P2H4 बनेगा, P2H4 ज्वलनशील है, वो आग पकड़ लेगा,
जैसे ही आग पकड़ेगा आग लगेगी, उस जलती हुई आग में एस्ट्रीन जो है जलने लगेगी, और जब एस्ट्रीन जलती है तो लाइट प्रोड्यूस करती है, बस उसी लाइट से उस भटके हुए जहाज को दिशा मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो होलमी सिग्नल का फार्मूला आपसे पूछा जाता है, होलमी मिक्सचर का फार्मूला, द फार्मूला होलमी मिक्सचर, द फार्मूला होलमी मिक्सचर। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जब H3PO2 को 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होके H3PO3 और PH3 बनता है। इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। कॉन्सेप्ट ये बताया था कि H3PO2 जैसे हीट करेंगे तो सारी की सारी ऑक्सीजन निकाल देगा, और उसी ऑक्सीजन से H3PO2 का ऑक्सीडेशन होकर H3PO3 बन जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, वहां तीन ऑक्सीजन है, यहाँ तीन कर दीजिए, यहाँ दो कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो। अगर हम लोग H3PO3 को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, और H3PO4 और PH3, तो -3 यहाँ +5, ये +3, यहाँ भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहे हैं, चार ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन, तो चार तीन 12, तीन चौके 12। इन दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। चाहे हम H3PO2 को हीट करें, चाहे H3PO3 को हीट करें। हाँ, जब H3PO4 को हीट करेंगे, H3PO4 को अगर 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, तो इसमें लो टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल मिलजुल के वाटर निकालेंगे, और H4P2O7 बन जाएगा, H4P2O7 प्लस वाटर। और उसके बाद अगर हम लोग H3PO4 को लगभग 350 पर या 320 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, HPO3 बन जाए, HPO3 बन जाए 320 या हायर टेम्परेचर में जब हीट करें। जब लो टेम्परेचर है, देखिए, जब टेम्परेचर लो है तो मॉलिक्यूल मिलजुल के वाटर निकाल देते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा है तो एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल के, इस तरह से आप याद रख सकते हो। रिएक्शन को याद करने का ये तरीका है कि अगर टेम्परेचर कम है, मामला कम गर्म है, तो मॉलिक्यूल मिलजुल के वाटर निकाल लें, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकल के H3O3 बन जाए। आगे एक्चुअल कंसेप्ट ये नहीं है, लेकिन याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। और अगर हमने H3PO4 को रेड हीट कर दिया, अगर H3PO4 को रेड हीट कर दिया, अगर H3PO4 को रेड हीट कर दिया, तो इसमें से इतने वाटर निकल जाएंगे कि उसके बाद वाटर निकलने की नौबत ही नहीं रहेगी, मतलब P4O10 बन जाएगा। तो P4 है, यानी 6 वाटर, P4O10 बन जाए, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन जाए। और फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है वो एक डेसिकेटिंग एजेंट है, डेसिकेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यानी अगर हम P4O10 की रिएक्शन जैसे H2SO4 से कराते हैं कंसंट्रेटर, या HClO4 से कराते हैं, या कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, इनमें से वाटर निकाल देगा P4O10, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। अगर मान लो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सपोज अमाइड के साथ, तो अमाइड के साथ कराएंगे तो RCl बन जाएगा,
और वाटर लेके बना लेगा वो HPO3। ध्यान रखिए हम मेटा फास्फोरिक एसिड बनाएंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि जब P4O10 की लिटिल वाटर से रिएक्शन अगर आती है, लिटिल वाटर, तो आप बनाते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड। मेटा फास्फोरिक एसिड बना। और जब P4O10 की एक्सिस वाटर से रिएक्शन आती है, तो आप बनाते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड। और इसको याद करने का तरीका क्या बताया था कि P2O5 की एक वाटर से रिएक्शन, P2O5 की दो वाटर से रिएक्शन और P2O5 की तीन वाटर से रिएक्शन। तो पहले केस में देखिए क्या बनाएंगे, ट्वाइस HPO3। इक्वेशन देखिएगा बैलेंस्ड होगी, तो ये मेटा फास्फोरिक एसिड बन गया। दूसरे केस में देखिए H4P2O7, ये पायरोफास्फोरिक एसिड बन गया। और तीसरे केस में ट्वाइस H3PO4, ये बन गया आर्थोफास्फोरिक एसिड। तो मेटा फास्फोरिक एसिड का फार्मूला वास्तव में HPO3 का होल N होता है। और इसी को हम लोग ग्लेशियल फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आइस जैसा अपीयरेंस होता है। ग्लेशियल फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल फास्फोरिक एसिड, इट लुक्स लाइक आइस। तो P4O10 में डिहाइड्रेटिंग पावर है, तो H2SO4 से वाटर निकाल के SO3 बना देगा, HClO4 से वाटर निकाल के Cl2O7 बना देगा, HNO3 से वाटर निकाल के N2O5 बना देगा, और साथ में बनेगा HPO3। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, अगर वाटर निकलने की नौबत है, तो P4O10 चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, दोनों तरह के कंपाउंड्स का डिहाइड्रेशन कर सकता है। इट्स ए फादर ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। एक चीज मैं आपको बताई थी कि व्हाइट फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस। और ब्लैक फास्फोरस, उसमें भी जो बीटा फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। जनरली it is considered as black phosphorus is least reactive form of phosphorus। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में अक्सर हम लोग जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है उसका डेल्टा HF0 जीरो मानते हैं। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड में, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। O2 गैस is thermodynamically thermodynamically most stable allotrope of ऑक्सीजन। और जनरली जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है थर्मोडायनामिकली, उसका जो डेल्टा HF0 है, मतलब कार्बन ग्रेफाइट का, वो हम लोग जीरो मानते हैं। इसी तरह से डेल्टा HF0 बीटा फॉर्मेशन
जो O2 गैस है उसका हम लोग 0 मानते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप जो है उसका डेल्टा एच एफ नॉट 0 मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा एच एफ नॉट है वो व्हाइट फास्फोरस का 0 माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा बेटा। कारण ये है कि व्हाइट फास्फोरस इज इजीली अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस में। ब्लैक या रेड फास्फोरस क्योंकि इजीली अवेलेबल फॉर्म में, खासतौर पे ब्लैक फास्फोरस, क्योंकि ब्लैक फास्फोरस थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप तो है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी आसान नहीं है, उसका बनाना आसान नहीं है, वो प्योर फॉर्म में आसानी से नहीं मिल पाएगा। लेकिन व्हाइट फास्फोरस प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और क्योंकि ब्लैक फास्फोरस थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है इसलिए जो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ब्लैक फास्फोरस है वो नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, जितना हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होता है उतनी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जितना जिस सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना वो सब्सटेंस ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे डायमंड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है। जो डायमंड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो डायमंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन है डायमंड का, वो है +1.9 किलो जूल पर मोल। तो डायमंड का देखिए पॉजिटिव है। जितना ज्यादा अनस्टेबल सब्सटेंस होगा थर्मोडायनेमिकली उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना कम होगा। तो ब्लैक फास्फोरस का हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में होगा क्योंकि हमने व्हाइट फास्फोरस का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 मान लिया है। 0 मानने के पीछे लॉजिक ये है कि व्हाइट फास्फोरस इज इजिली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज एज वेल एज इन प्योर फॉर्म। तो ब्लैक फास्फोरस जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। व्हाइट फास्फोरस पे अगर आप बनाना चाहते हैं 200 डिग्री सेल्सियस 12,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बीटा ब्लैक फास्फोरस जो कि ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है। और रेड फास्फोरस को अगर हम लोग हीट करें, हीटेड इन ए फील्ड ट्यूब एट 531 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, या जिसको हम लोग 803 केल्विन करके याद रखते हैं, तो हम लोग को मिलेगा बीटा पर अल्फा ब्लैक का। और इसमें मेटेलिक लस्टर होती है, ये मेटेलिक लस्टर है। और बीटा ब्लैक फास्फोरस जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फॉस्फीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर्सीन का होगा, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इसमें तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजिंग, लेकिन अमोनिया में क्या है, एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अगर हमें कंप्लीट ऑर्डर लिखना हो, फॉस्फीन, आर्सीन, अमोनिया, स्टीबीन, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना हो, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, अमोनिया, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैंने लिखे हैं। सॉलिड स्टेट में अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेहतर होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्टुडीन का सबसे ज्यादा है, क्योंकि अमोनिया गैसियस में उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी और मॉलिक्यूलर वेट एसबीएसटी का बहुत ज्यादा है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं है अमोनिया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
और आपको एक टेस्ट पेपर भेजेंगे अभी, थोड़ा सा बड़ा टेस्ट होगा, केयरफुली इसको करिएगा।